दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। इस दौरान तेज गर्मी से लोग परेशान हैं और हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है? हालांकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो पहले से ही तैयार हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर हीट स्ट्रोक यूनिट ऑलरेडी बनी हुई है। अगर पेशेंट्स इस तरह के आते हैं हीट स्ट्रोक के, तो उनका इलाज के लिए यहाँ पर खास इंतज़ाम है ताकि उनको तुरंत से ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस पर बातचीत भी करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमलेंदु यादव जी हैं, जो कि यहाँ पर सर जो हैं वो एचओडी हैं इमरजेंसी मेडिसिन के। तो सर, और आप इसके इंचार्ज भी, हीट स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज भी। तो सर, किस तरह से पेशेंट अगर आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह की सावधानी की ज़रूरत होती है? 45 डिग्री के ऊपर तापमान जा चुका है दिल्ली एनसीआर में और हीट वेव को लेकर अलर्ट। देखिए, हीट स्ट्रोक जो अभी कंडीशंस बनी हुई हैं, हीट वेव की कंडीशंस बनी हुई हैं, ऐसी स्थिति में हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हमें अपने हाइड्रेशंस का ध्यान रखना है और हमें ऐसे टाइम को अवॉइड करना है जो पीक टाइम है। तो हमें 12 बजे से 4 बजे तक का सेलेक्टिवली वो टाइम अवॉइड करना चाहिए और अपने हाइड्रेशन का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रेशन में हमें कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसमें छाछ है, जूसेस हैं और ORS का घोल है, उसका सेवन करना चाहिए। और कोशिश करें कि हम अपने वर्क प्लेस को ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ शेड हो, ताकि हम डायरेक्ट सनलाइट से बच सकें, और बीच बीच में पानी का भी सेवन करते रहना चाहिए। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? आइडेंटिफिकेशन हमें ऐसे करना है कि हमारी जब स्वेटिंग, पसीने आने की क्षमता जब चली जाती है, तो उस स्थिति में पेशेंट हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। हीट स्ट्रोक को हिंदी में हम कहते हैं कि जिसको लू लग जाती है। तो ऐसी वो स्थिति है जब शरीर में पसीना ही आना बंद हो जाए, हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएं, हमारी शुगर लेवल घट जाए, मेंटल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में है तो दौरे भी पड़ने लगते हैं और एक्सट्रीम सिचुएशन में बेहोशी आ जाती है। तो ऐसी वाली स्थिति में कन्फ्यूज़न वाला स्टेज क्रिएट हो जाता है। तो हमें उस स्थिति को बचाना है, उस स्थिति को रोकना है। उस स्थिति को रोकने के लिए हमें कॉमन प्रिकॉशंस यही हैं कि हमें अपने हाइड्रेशन का खास तौर से ध्यान रखना है और डायरेक्ट सनलाइट में अपने कार्य को अवॉइड करना है। इसमें कुछ वनरेबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वनरेबल पॉपुलेशन में जो है हमारे जो है आउटडोर वर्कर्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिसमें रोड रेहड़ी पटरी पे जो काम कर रहे लोग हैं वो लोग हैं। इन लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, चौराहे पे पुलिसकर्मी हैं, उनको अवेयरनेस है तो उतने केस नहीं आते हैं। लेकिन हमारे कॉमन वर्कर्स, लेबर क्लास वाले जो केस हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वाले जो केस हैं, वो काफ़ी कॉमन आते हैं। एक और जो कॉमन ग्रुप हमने लास्ट ईयर बहुत डिस्टिंक्टली देखा है वो है बुज़ुर्ग लोग, एल्डरली लोग, जो मोस्टली घर के टॉप में रहते हैं, लाइट नहीं आती है तो वो इतना अटेंशन उनको मिलता नहीं है परिवार की तरफ से। तो ओवरनाइट गर्म स्थिति में रहने के बाद वो मॉर्निंग में अस्पताल में रिपोर्ट करते हैं और उनका टेम्परेचर 105, 107 डिग्री अनकॉन्शियस स्टेट में रिपोर्ट करते हैं। तो बुज़ुर्ग लोगों को भी स्पेशल ध्यान रखना है, उनका खास ध्यान रखना है परिवार वालों को कि उनका भी हाइड्रेशन की स्थिति अच्छी बनी रहे। सर, ऐसे क्या सिम्टम दिखें, शुरुआती क्या ऐसे लक्षण दिखें कि तुरंत अस्पताल आ जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि कहीं ये लू तो नहीं लगी? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपने हीट स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर पाएँ। आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हमारे पेशाब का रंग एकदम पीला पड़ गया है, पेशाब की करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम हो गई है, 8 घंटे 10 घंटे से पेशाब ही नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टियाँ हो रही हैं, वो वाली स्थिति है। तो ऐसी वाली स्थिति से पहुंचने से पहले ही बेसिकली हमें अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आपके माध्यम से भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमें प्रिवेंट करना है हीट स्ट्रोक को। अगर हीट स्ट्रोक हो भी जाता है तो उस स्थिति में क्या करना है? हीट स्ट्रोक में सबसे ज़रूरी है कि हम पेशेंट को कूल करें। वो कूलिंग करने की प्रक्रिया घर से भी शुरू हो सकती है और उस घर से
शुरू हुई प्रक्रिया को हमें एम्बुलेंस में भी मेंटेन करना है और अस्पताल में आने के बाद भी हम भी वही प्रक्रिया को जारी रखते हैं, क्योंकि इसका फोरमोस्ट सबसे ज़रूरी जो इलाज है पेशेंट के तापमान को नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाना है। जितना हम इस चीज़ में डिले करेंगे उतने ही मल्टी ऑर्गन फेलियर और मरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो 90% चांसेस हैं उनके मॉर्टिलिटी के। दूसरा सर, आपने बोला कि घर से ही हमें यह प्रक्रिया शुरू कर देनी होती, किस तरह से उसका टेम्परेचर जो है कम किया जाए। तो क्या घर में क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति आती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, वोमिटिंग होती है, तो क्या करें? देखिए, अगर होश में हैं तो उनको मीठा नमकीन पानी ORS का घोल दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी है वो दे सकते हैं। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम अपने घर में ही आइस पैक्स रख सकते हैं। यहाँ पे बगल में रख सकते हैं, जांघों के बीच में रख सकते हैं, गर्दन की तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ रख सकते हैं। गीले कपड़े से, ठंडे पानी से, गीले कपड़े से उसको कवर कर सकते हैं, बार बार उसकी स्पॉन्जिंग कर सकते हैं और ठंडे फ़ैन में चला सकते हैं। अगर घर में AC है तो AC वाले एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। ऐसे वाले पेशेंट्स को जो हीट स्ट्रोक है, जिनकी पसीने आने की कैपेसिटी जा चुकी है और जिनका तापमान 105 डिग्री के ऊपर है, ऐसे पेशेंट्स को मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रीटमेंट इनिशिएट घर से ही कीजिए, बट ऐसे पेशेंट को प्लीज़ अस्पताल ज़रूर लाइए, क्योंकि उनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होना है वो अस्पताल में ही होना है। वो उस स्थिति में पहुंच चुके होते हैं जहां पे पेशेंट्स के मल्टी ऑर्गन फेलियर्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं जिनको अस्पताल में ही हैंडल किया जा सकता है। तो मेरा क्लियर कट मैसेज ये है, अगर हीट स्ट्रोक का पेशेंट घर में आइडेंटिफाई भी हो गया है या फील्ड में आइडेंटिफाई भी हो गया है, ट्रीटमेंट आप शुरू ज़रूर करिए, लेकिन उसको अस्पताल ज़रूर लाइए। अच्छा, हॉस्पिटल में किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं वो भी एक प्रक्रिया का समझा दें। हाँ, अगर हम दिखाते हैं, जैसे ही हमारा पेशेंट हीट स्ट्रोक का आता है, सबसे पहले विदिन 5 मिनट्स हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हीट स्ट्रोक का पेशेंट्स है और किसी वजह से जो तापमान है उस वजह से तापमान नहीं बढ़ा हुआ है। जैसे ही वो आइडेंटिफाई आता है, हमारे इमरजेंसी से इमीडिएटली यहाँ पर शिफ्ट होता है। ये आप टब देख रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 150 से 200 लीटर की है और इसमें जो पानी की स्पीड है वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये भर जाता है। इसमें करीब हम 50 केजी बर्फ़ डालते हैं, जिससे इसका तापमान 1 से 5 डिग्री के बीच में रहता है। और पेशेंट्स को, हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को मॉनिटर अटैच करने के बाद, जैसे वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉनिटर अटैच करने के बाद इसमें रखा जाता है। पेशेंट का तापमान भी और अपने पानी का तापमान भी, दोनों को लगातार मेजर किया जाता है। जब पेशेंट का तापमान नियर नॉर्मल 100 डिग्री या 101 डिग्री के आसपास आ जाता है तो हम इस पेशेंट को निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया में करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये हमारी आइस मेकिंग मशीन है जिसकी कैपेसिटी है 250 केजी पर डे आइस बनाने की कैपेसिटी है। इसी से हम आइस इसमें डालते हैं। ये हमारा आइस क्यूब्स हैं जिनको हम इसमें डालते हैं। तो ये करीब हमें 50 लीटर की ज़रूरत होती है, तो हम इसको एक बाल्टी में फिल करके रखते हैं ताकि हम इसमें समय व्यर्थ ना जाए। जैसे ही हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, उस पेशेंट्स को निकाला जाता है। उस पेशेंट को फिर उस स्थिति में यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर भी हमारी मॉनिटरिंग की फैसिलिटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे वो मॉनिटर भी है और साथ में वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ है। तो ऐसे वाले केसेस को हम यहाँ पे रखते हैं और जैसे ही ICU में बेड अवेलेबल होता है, हम उन ऐसे पेशेंट्स को ICU या वार्ड, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर एडवांस स्टेज में आता है तो लगभग 5 से 7 दिन तक उसके मल्टी ऑर्गन्स को सेटल करने में लगते हैं। अदरवाइज़ अगर पेशेंट बहुत एडवांस स्थिति में नहीं आते हैं तो 3 से 4 दिन में छुट्टी हो जाती है। सर, अभी फ़िलहाल इस मौसम की अगर मैं बात करूँ, इस मौसम में कितने मरीज अब तक आए हैं आपके पास? देखिए, फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इस साल तो अभी हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं आया है और हम चाहते भी यही हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हो रादर देन वी प्रोवाइड द ट्रीटमेंट। तो इस साल अभी नहीं है, लेकिन अगला हफ्ता हमें लग रहा है कि काफ़ी टेम्परेचर ऊपर जाने वाला है। हीट वेव्स की वार्निंग्स हैं, तो बट हम रेडी हैं। दिस ईयर, इस साल हमने आउटरीच सर्विसेज भी शुरू करी हैं। हमने अपनी एम्बुलेंसेस को भी ऑगमेंट किया है, जिसमें कूलिंग फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होंगी, जिसमें हमने आइस बॉक्सेस रखते हैं जिनकी कैपेसिटी 20 से 30 केजी बर्फ़ की है। टार्पोलिन रखा है जिसमें पेशेंट्स को उसी समय ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कूल किया जा सकता है। और कुछ
एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस नहीं जा सकती हैं, तो उसमें टारपोलिन पे पेशेंट्स को लेकर उसको रॉक एंड रोल विधि के द्वारा कूल किया जाता है और उसी टारपोलिन पे पेशेंट को फील्ड एरिया से एम्बुलेंस तक लाया जाता है। फिर एम्बुलेंस में सवार करके उनको अस्पताल लाया जाता है। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। टाइम बहुत क्रूशियल है, इसीलिए हम अपनी इसके लिए हम कूलिंग फील्ड एरिया से ही शुरू कर देते हैं। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस बिकॉज अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया तो 90% मोर्टेलिटी है, अगर ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया तो वही 90% मोर्टेलिटी सिर्फ 10% रह जाती है। हम तो एक बहुत बड़े चंक को, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम बचा सकते हैं अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड सर करें। ये बेड वही हैं जो वेंटिलेटर बेड्स होते हैं? ये वही है बेड है जो आईसीयू वाले बेड्स हैं, वही फैसिलिटी है, वही वेंटिलेटर है और वही बेड है जो आईसीयू लेवल में होता है। सर हम कई बार ये स्क्रीन देखते हैं तो हम ये बस जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस स्क्रीन में क्या क्या शो करता है, अगर आप उसको मतलब हमारे दर्शकों को ये भी अगर बता सके। अगर हमारे पास जो है ये हमारे पास ईसीजी की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, रेस्पिरेशन मेजर करने की फैसिलिटी है और टेम्परेचर मेजर करने की फैसिलिटीज़ है। अगर हम उस वेंटिलेटर में देखें तो उसमें 2-4 फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा हैं। हाँ, अब उसको भी आप दिखा दीजिएगा सर, क्योंकि सोनोग्राफी भी है, ब्लड प्रेशर भी है और ETCO2 भी है। तो ये हमारी एडिशनल इसमें फैसिलिटीज़ हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हैं डॉक्टर अमलेंदु यादव जी हैं जो कि यहाँ पर RML हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन के हेड हैं और ये हीट स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज भी हैं। इन्होंने बताया किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस दौरान गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। तो अगर मरीज को कोई दिक्कत होती है जैसे सिर दर्द, चक्कर आना या जैसे बताया उन्होंने कन्फ्यूज़न की स्थिति और स्वेटिंग जो है वो बंद हो जाए, होनी इतनी ज़्यादा हो जाए फिर उसके बाद स्वेटिंग ही ना हो, इसका मतलब है कि उसको हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अस्पताल में इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि मरीज को तुरंत इलाज मिल सके। दूसरा, एम्बुलेंस भी हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट पता चलता है तो उसको तुरंत जहाँ पर भी पेशेंट है वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक लाने के दौरान ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुरंत इलाज होना बहुत ज़रूरी है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 12 के बाद ही कोई राहत मिल सकती है लू से। तो किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है इन दिनों जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि लू लगने से आप बीमार हो सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अम्बली साहब हैं जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। सर, किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं और बहुत सारे लोगों को बाहर काम के लिए जाना ही पड़ता है? बहुत तेज़ है गर्मी और ये जला डालेगी। हमारा शरीर इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना है और ये हर साल ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बनते बनते बहुत ज़्यादा हो गया है। ग्रेटा थनबर्ग छोटी बच्ची थी, अब वो प्रौढ़ हो गई है और अब वो वहाँ खाना बांट रही है, बड़ी लेडी हो गई है। वो तब से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान चला रही है, कुछ नहीं होके दिया। हमारी कारें बढ़ रही हैं, ACs बढ़ रहे हैं, हमारा कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल बढ़ रहा है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये उसका मैन मेड डिज़ास्टर है जो हम फेस कर रहे हैं। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, कल मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि पिछले 35 साल से जब से मैं दिल्ली में हूँ सबसे गर्म दिन मुझे लगा। और मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा सर टेम्परेचर तो 42 है लेकिन इट फील्स लाइक 46। नहीं सर, 45 से ऊपर था दिल्ली में। हाँ, जब मैंने पूछा उस वक्त तो मतलब सवेरे हाफ ऑफ द डे भी नहीं हुआ था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा है। और ये एहसास इसलिए होता है हमें क्योंकि हमारी बॉडी के जो प्रोटीन है, जिस तरह से अंडे को हम गर्म पानी में उबालते हैं उस तरह से सेल्स के प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं गर्मी से और जो सेल का फंक्शन है वो सुस्त हो जाता है और लोगों को लू लगना जिसको कहते हैं हम, वो हीट हाइपर पायरेक्सिया भी हो सकता है, माइल्ड स्ट्रोक हो सकता है या हीट कोमा हो सकता है। अभी एक पेशेंट आया और वो आके बेंच पे बाहर कोलैप्स हो गया। उसके कागज़ जो फाइल थी वो भी इतना गर्म था जब मैंने उससे मंगवाया गाड़ी से, और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं बगैर AC की गाड़ी में आया हूँ। हम बिल्कुल नहीं सड़क पे चलना चाहिए,
ये मेडिकली तो इसमें हार्ट बीट बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है, सॉल्ट लॉस हो सकता है। और बच्चों में आपने ठीक मुझे इशारा किया, बच्चों का सिस्टम और भी बहुत नाजुक होता है। बच्चों को सीधा कोमा हो सकता है, हीट कोमा हो सकता है, हीट हाइपरपेरेक्सिया, सीधे 104 बुखार हो सकता है। और बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उनके हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है हीट का, ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, और बूढ़े लोगों को भी इसी तरह से सेम। तो हीट का जो इफेक्ट है बॉडी पे वो बहुत घमासान है, ख़राब है। आपने पूछा कैसे बचा जाए, पहली तो इसका बचना यही है, घर से मत निकलो। अब घर से निकलना नागुज़ीर है, असंभव है। जल्दी निकलो, जल्दी काम करके दोपहर के समय जहाँ हो वहीं रुके रहो। 4 बजे के बाद जब हीट कम हो जाए, धूल कम हो जाए, गर्मी कम हो जाए, सूरज ढल जाए, तब आप वापस आइए। सर पर सफ़ेद कपड़ा डालकर चलिए, छाता भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करिए, हवादार मलमल टाइप के कपड़े, पतला कपड़ा जिसमें हवा आर पार जा सके, ढीला कपड़ा वो पहनिए। साथ में कुछ पानी रखिए, नींबू पानी रखिए, मैं रख के चल रहा हूँ। और नमक लेते रहिए, किसी न किसी बहाने नमक लेते रहिए, चाहे सूप में हो, चाहे वो लस्सी में हो, चाहे वो छाछ में हो, चाहे वो नमकीन नींबू पानी हो। तो नमक का इसमें बहुत ज़रूरी है लेना। और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, हाइपोटेंशन ना हो। इसके अलावा पेशाब पर ध्यान दीजिए, पेशाब आपको हो रहा है रेगुलर कि नहीं। सबसे पहला लक्षण इसमें यही होगा कि आपका पेशाब आना कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बतानी बहुत ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक क्यों होता है, लू क्यों लगती है। जब हमारा पसीने का जो सिस्टम है, पसीना आने का जो डिपार्टमेंट है वो सुस्त हो जाता है या बंद हो जाता है, कि पसीना नहीं आता तो हीट जो है शरीर के अंदर इकट्ठा होती रहती है और हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है 38.2 से ज़्यादा या 38 से ज़्यादा। उस समय हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, कार्डियोवास्कुलर है, लंग है, ब्रेन है, किडनी भी है, ये सब इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए हीट से बचना ही इसका प्राथमिक उपचार है। और अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो आप पन्ना पीजिए। देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें इंडिया में, पन्ना पीजिए, सत्तू पीजिए, नींबू पानी पीजिए, और कुछ नहीं मिले सादा पानी पीजिए। पानी में पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इनसेंसिबल लॉस है लंग्स के थ्रू वो भी इसमें हीट में बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसका पहला इलाज जो है पानी और नमक। अगर आपको बीपी कम हो जाए या आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आने लगे, इसको हीट क्रैम्प्स कहते हैं, कड़वाल पड़ने लगते हैं, उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करिए। कुछ क्रैम्प को रिलीविंग मैग्नीशियम टाइप की दवाएं हम देते हैं इसमें, बेसिकली तो हाइड्रेट करते हैं पेशेंट को, तो उसको कीजिए। और आपके पास पेशेंट भी आ रहे हैं। अभी तो मैंने बोला कोलैप्स कर गया वो, उसका भी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया होगा, अगर आपके पास टाइम होगा मैं निकाल के दे सकता हूँ। तो वो एकदम मैंने देखा कैमरे पे, तो वो आके कोलैप्स कर गया। फिर उसको जब पकड़ा, गरम कागज़ आए उसके गाड़ी में से गरम, वो खुद पेशेंट गरम, ब्लड प्रेशर बहुत लो, टेम्परेचर 100 के ऊपर, ये आते आते हो गया उसको। तो एज क्या एज ही वो उसकी एज 50 में है, 45 to 50 के बीच में है। तो ऐसे ही बच्चों को होता है, ऐसे ही मेरे बेटे को कल हुआ, मुझे भी कल हुआ। मैं गाड़ी से निकल के थोड़ा दूर गया, उसके बाद गाड़ी में आके बैठा तो गाड़ी गर्म होती है। तो इसकी सावधानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गाड़ी को थोड़ा पहले खिड़की खोल लें, एसी चला लें, जब थोड़ा बैठने लायक हो जाए, एकदम से गर्म गाड़ी में मत बैठिए। अब मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ एसी चल रहा है, तो मेरी बॉडी उस टेम्परेचर को एक्लेमेटाइज किए हुए, सडनली गर्म गाड़ी में बैठने से लू लग जाएगी, फ़ौरन हीट स्ट्रोक हो जाएगा। उससे क्या होगा, थकान होगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, पसीना इतनी जल्दी नहीं आ सकता, तो बॉडी में हीट एक्युमुलेट हो जाएगी, बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर सारे सिस्टम्स इफेक्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन। और अगर हीट स्ट्रोक प्रॉपर वाला हो जाता है, उसमें नर्वस सिस्टम काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो पेशेंट कोमा में चला जाता है। जो ठंडे मुल्क के लोग हैं, जब वो गर्म मुल्कों में जाते हैं और धूप में निकलते हैं तो बेहोश होकर बिल्कुल गिर जाते हैं,
और उनको फिर हम लोग ठंडे सेलाइन को इन्फ्यूज़ करते हैं या उनको ठंडे पानी की टब में डालते हैं। ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। पहले एसी रूम में रखना, ठंडे सेलाइन का इन्फ्यूजन करना, और कुछ भी ना हो तो ठंडे बर्फ़ के कपड़े से कवर कर देना पेशेंट को, टॉवल्स से। उसको हम कहते हैं कोल्ड थेरेपी। तो कोल्ड थेरेपी देना होता है, या हाइपोथर्मिया पैदा करना। तो हाइपर पायरेक्सिया का ट्रीटमेंट है हाइपोथर्मिया पैदा करना, ठंडी चीज़ देना, ठंड में रखना, और अगर कुछ भी ना हो तो ठंडे पानी की टब में डुबो दो, तब जान बचती है। नहीं तो कभी कभी इसमें डेथ्स भी हो जाती हैं। और बल्कि ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें इसलिए है ना कि अभी हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हुई इस गर्मी के लिए, सिस्टम एक्लेमेटाइज नहीं हुआ। अच्छा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो पहले ही डायूरेटिक्स लेते हैं, वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं। हार्ट पेशेंट को भी हम डायूरेटिक्स देते हैं, वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो वो दे आर ओनली ब्रिंक ऑफ डेवलपिंग हीट स्ट्रोक मोर, सो दे हैव टू प्रोटेक्ट मोर। डोंट गो आउटसाइड। बच्चों के स्कूल बंद हैं, लकीली कोर्ट्स बंद हैं, तो कुछ ट्रैफिक भी कम है सड़कों पे। लेकिन ये जब खुलेंगे, और बारिश नहीं हो रही है, कुदरत भी नाराज़ है शायद हमसे, तो ये सब मिला जुला इफेक्ट है। और मुझे लगता है ये 4-5 दिन रहेगा, ऐसी प्रेडिक्शन भी है। लेकिन इस सब का इलाज यही है कि हम अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें, पना पिएं, सत्तू पिएं, पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, नमकीन चीज़ें लें, रायता ले लें, और खाना सादा खाएं। अभी खाने की बात नहीं हुई, खीरा खाएं, मौसमी फल खाएं, खरबूजा खाएं, तरबूज खाएं, एक तुखुम बालंगा होता है उसका शरबत बना के पिएं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। आम का पना सबसे अच्छा है, कच्चे आम भी मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें, तरबूज है, वो ककड़ी है, सबसे आसान। और कुछ नहीं है तो भैया पानी पीते रहो सादा पानी जी। तो थैंक यू सर। तो डॉक्टर अम्बली साहब हैं जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, उन्होंने बताया किस तरह की सावधानी बरतें और क्या खान पान रखें, क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही खान पान। वही आपको तमाम बीमारियों से बचा सकता है, वो चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि क्या खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ज़रूरी है, और जहां तक हो सके सीधी धूप में बिल्कुल भी बाहर न जाएं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत वर्ष दिल्ली।